चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। पेज नंबर है आपका 5.104। 5.104। आओ जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। तो इस क्वेश्चन पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने चांद सितारे लगाना चाहो लगा लो, 100% करके जाना है सवाल आपको। एज इट इज ये 6 मार्क का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, एज इट इज। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या कहता है सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों की कैलकुलेशन यहां पे करनी है। चलो पढ़ लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो ये रही 31 मार्च 2021 ओपनिंग डेट, 31 मार्च 2022 क्लोजिंग डेट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, 5% पे गौर करना, ये डिविडेंड का रेट है। जनरल रिजर्व दे रखा है, सरप्लस दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स का दे रखा है, बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग। तो एक एक करके मैं ऐसी ओरली डिस्कस करता हूं कि कौन सी चीज का क्या होगा, राइट। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बढ़ रही है तो इशू हुआ होगा, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कम हो रही है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए होंगे। जनरल रिजर्व आपके 75,000 से बढ़ रहे हैं, तो मतलब साल के दौरान हमने 75,000 रुपए अपने रिजर्व में डाले होंगे। सरप्लस का बैलेंस देखो, इस पे एक स्टार मार्क कर लो। ओपनिंग डेट पे नेगेटिव 3.5 लाख था, नेगेटिव 3.5 लाख मतलब ओपनिंग डेट पे हमारे पास लॉसेस थे। क्लोजिंग डेट पे पॉजिटिव हो गया 3,75,000, पॉजिटिव हो गया 3,75,000, मतलब हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो बढ़ के अब सीधा 3,75,000 की प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो गए। आई होप आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका 25,000 से बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने जो भी शेयर्स वगैरह इशू करे वो प्रीमियम पे इशू करे होंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मल है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपको 8% डिबेंचर्स दे रखे हैं और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी आपको 8% बैंक लोन दे रखा है, ठीक है। तो डिबेंचर्स देखो क्या हो रहे हैं भाई, डिबेंचर्स आपके 3,75,000 से बढ़ के हो रहे हैं 6.5 लाख, मतलब डिबेंचर्स आप साल के दौरान इशू कर रहे हो। लोन आपका देखोगे तो 1,25,000 से कम होके हो रहा है 1 लाख रुपए, तो लोन इसका मतलब आपने साल के दौरान पे किया है, रीपे किया है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ट्रेड पेबल्स दे रखा है, ये करंट लाइबिलिटी है, और ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज दे रखा है, ये करंट एसेट है, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट में कहता है ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर एंड बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। तो देखो डिबेंचर्स हमारे इशू हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और बैंक लोन हमारा कम हो रहा था, तो डिबेंचर्स इशू करने की और बैंक लोन को रीपे करने की डेट बता रहा है, दोनों की डेट है 1 अक्टूबर। तो इसकी रेलिवेंस पता है किसमें आएगी, इसकी रेलिवेंस आएगी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में इसकी यूज आएगी डेट की, ठीक है। तो इस डेट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे जाके। सेकेंड में कहता है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड एट 8% वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने इक्विटी शेयर्स का जो प्रपोज डिविडेंड था पिछले साल का वो करंट ईयर में पे किया, और यहां से आपको सतर्क हो जाना है कि जब भी इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देंगे उससे पहले हमें अपने आप से प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना है। तो यानी कि यहां पे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड है वो हमें अपने आप से देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड में कहता है इनकम टैक्स 1,12,000 हैज बीन 1,12,500 हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या दे रखा है बताओ आपको, कौन बताएगा मेरे को, कौन बताएगा मुझको कि ये क्या दे रखा है, कौन बताएगा मेरे को। इनकम टैक्स हमने 1,12,500 का प्रोवाइड किया ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या दे रखा है।
कौन बताएगा? हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या? आगे भी लिखो, पूरा लिखो। प्रोविजन फॉर टैक्स व्हाट? ये है आपका, ये आपको बता रहा है कि हमने करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया, करंट ईयर में हमारा कितना प्रोविजन बना, ये बता रहा है आपको वो। यस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोला। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बता रहा है, यानी यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको यहां पे, राइट? ओके। फोर्थ पे तो देखो ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इक्विटी शेयर्स पर इशूड एंड प्रेफरेंस शेयर्स पर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो ये खाली आपकी जानकारी है, इसका आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। चलो आओ, तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले। तो पहले आप लोग पूरा फॉर्मेट तैयार कर लो मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले आपको निकालना है ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेटर रहता है कि हम 2 कॉलम बना के चलें। ठीक है, तो इसमें आप कितनी लाइन छोड़ दो, अच्छी खासी जगह छोड़नी पड़ेगी आपको, कम से कम नहीं तो 15 लाइनें इसमें छोड़ देना, कम से कम नहीं तो इसमें 15 लाइनें इसमें छोड़ देना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो बेसिकली अंदाजे से मतलब 15-16 लाइनें इसमें कम से कम आराम से छोड़ देना। ठीक है, और फिर बी में निकालेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें भी आप 8-10 लाइनें छोड़ देना, 8-10 लाइनें कम से कम आराम से इसमें छोड़ देना, ज्यादा जगह छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे जो भी हमें करने होंगे, राइट? तो एक एक करके सवाल देखेंगे और सवाल की सीक्वेंस में हम करते हुए चलेंगे कि जो भी चीज जहां डालनी है वहां हम उसको डालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी पहले फॉर्मेट तैयार कर लो इस तरह से, और जैसे जैसे सवाल पढ़ते पढ़ते जहां जहां जो जो चीज डालनी होगी वो हम डालते हुए साथ साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर कैपिटल से शुरू करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी बढ़ रही थी, है ना? तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना? ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो, ठीक है, तो कितने रुपए से बढ़ रही है हमारी ये? 13,75,000 माइनस 11,25,000, तो ये आ रहा है 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख का इनफ्लो हो गया। ठीक है, फिर 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमारी कम हो रही है, तो ये रिडेम्पशन हो गया, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो 2.5 लाख का ये रिडेम्पशन है, तो ये माइनस 2.5 लाख। फिर जनरल रिजर्व हमारा 75,000 रुपए से बढ़ रहा है, तो आपको याद होगा हम जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं वहां पे हम लोग डालते हैं, ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ऐड कर देंगे यहां पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, 75,000। ठीक है, थोड़ी यहां जगह कम पड़ सकती है शायद, कोई बात नहीं, चलो देख लेंगे। उसके बाद हमारा सरप्लस है। ठीक है, तो सरप्लस हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो यहां पे लिख दो सरप्लस। तो बेसिकली यहां पे हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो इसको हम एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट, तो ये कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका?
3,75,000 क्लोजिंग बैलेंस है, माइनस ओपनिंग, तो माइनस, और ओपनिंग बैलेंस माइनस में था 3.5 लाख। बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो गया? ये आ रहा है 7,25,000, 7,25,000। ठीक है, चलो उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000 से बढ़ रहा है, तो ये हमें मिला होगा, तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स 25,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग अकाउंट बनाएंगे, तो आ जाओ वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इसका हम लोग अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में। चलिए, तो बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, तो ये कितना कितना है? 50,000 और 1 लाख, 50,000 और 1 लाख। ठीक, तो ये मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। फिर है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, तो ये क्या हो रहे हैं? डिबेंचर्स मेरे बढ़ रहे हैं, तो इशू हो रहे होंगे डिबेंचर्स, तो लिख लो इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा इनफ्लो की तरह। तो कितने रुपए के इशू हो रहे हैं? 6.5 माइनस 3,75, तो 2,75,000 के ये इशू हो रहे हैं, तो ये इनफ्लो आ गया। ठीक है, और बोरिंग्स मेरी 8% बैंक लोन कम हो रही है, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना है? कितने रुपए का रीपे कर रहे हैं? 25 का, तो -25। ठीक, फिर ट्रेड पेबल्स मेरे बढ़ रहे हैं, ट्रेड पेबल्स मेरे बढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग यहां पे ऐड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल में, तो थोड़ी जगह छोड़ के, थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ के ऐड कर देना। ट्रेड पेबल्स बढ़ना तो मतलब ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो 2.5 लाख से ये बढ़ रहे हैं। ठीक, और ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज मेरी ये भी बढ़ रही है, तो ये लेस होगा, लेस डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है, करंट एसेट बढ़ रहा है, कम होगा, है ना, और करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ऐड होगी, ये हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, तो ये -1,50,000। चलो जी, सब हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिबेंचर्स और बैंक लोन की उसने डेट बता रखी थी कि डिबेंचर्स हमने कौन सी डेट को इशू करे और बैंक लोन हमने कौन सी डेट को रीपे करा। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे हम लोग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो सेकेंड वर्किंग नोट में आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ लो, यह 1 अप्रैल 2021, यह 31 मार्च 2022, और वो कह रहा है कि हमने 1 अक्टूबर को डिबेंचर्स इशू करे, 1 अक्टूबर को हमने डिबेंचर्स इशू करे। तो ओपनिंग डेट पे मेरे डिबेंचर्स कितने के थे? 3,75,000 के। तो ओपनिंग डेट पे मेरे पास 3,75,000 के डिबेंचर्स थे। तो यानी 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक मेरे कितने डिबेंचर्स रहे होंगे? 3,75,000 के। उसके बाद यहां पे मैंने नए डिबेंचर्स और इशू कर दिए। कितने रुपए के इशू करे? ये रहे 2,75,000 के। तो मैंने 1 अक्टूबर को 2,75,000 के डिबेंचर्स और इशू कर दिए।
तो 1 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक मेरे पास कितने डिबेंचर्स रहे? अब ये रहे 6.5 लाख के, ठीक है। और ये 8% डिबेंचर्स है, राइट, ये 8% डिबेंचर्स है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरा? 3,75,000 पे तो मैं पहले 6 महीने के लिए 8% के हिसाब से निकालूंगा, और बचे हुए 6 महीने के लिए मैं 6.5 लाख पे इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। तो 3,75,000 मेरे डिबेंचर्स फर्स्ट 6 मंथ्स में रहे, और अगले 6 महीने में मेरे पास वो डिबेंचर 6.5 लाख के हो गए। तो इस प्रकार से मैं इस पे इंटरेस्ट निकालूंगा। तो ये आ रहा है 15,000, और ये आ रहा है 26,000। तो टोटल हो गया 41,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। सिमिलरली बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन। तो बैंक लोन में क्या कहानी हुई? सेम कहानी। साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को, खत्म हो रहा है 31 मार्च 31 मार्च 2022 को, और मैं बैंक लोन पे कर रहा हूं। साल की शुरुआत में कितना था मेरा बैंक लोन? ये था 1,25,000 का, 1,25,000 का। और 1 अक्टूबर को मैंने 25,000 का लोन रीपे कर दिया। तो बचे हुए 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक मेरे पास ये लोन रहा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा इसमें? तो 1,25,000 पे तो फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल जाएगा 8% के हिसाब से, और रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए 1 लाख पे निकलेगा 8% के हिसाब से। तो ये आ गया 5,000 प्लस 4,000। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 का। तो पहले इतनी कैलकुलेशन कर लो और संतुष्ट हो जाओ कि इस कैलकुलेशन से आप एग्री करते हो कि नहीं। यहां तक आप लोग करो और मुझे फटाफट से बताओ, इतनी कैलकुलेशन से आप लोग एग्री करते हो कि नहीं? कोई दिक्कत है? यहां तक संतुष्ट हो जाओ। चलो, यस सर कह रहे बच्चे, हो गया। ओके चलो, तो यहां तक सारी कैलकुलेशन क्लियर है। तो बस अब इसको डाल दो। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहां पे छोड़ देना, 3-4 लाइन जगह की जगह छोड़ के यहां पे ऐड कर देते हैं। यहां पे हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक। तो एक तो हम इसको यहां पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो डिबेंचर पे हमने 41,000 निकाला, लोन पे हमने 9,000 निकाला, ठीक। और दूसरी जगह हम लोग, क्योंकि ये आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो हम यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, 41,000 और 9,000, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो गया इंटरेस्ट, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्योंकि आउटफ्लो है तो ये यहां पे माइनस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स प्रपोज्ड वॉज 8% वॉज पेड, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स है, तो ये एक तो यहां ऐड हो जाता है, प्रपोज्ड डिविडेंड इक्विटी शेयर्स।
और ये 8% है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 11,25,000 का 8%। और साथ ही साथ जब भी इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दो तो अपने आप से डिविडेंड पे कर देना प्रेफरेंस शेयर्स को भी। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, या एक काम करो खाली प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अपने आप से पे करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे? 7.5 लाख रुपए के थे। 5% का डिविडेंड का रेट था। तो बस ये निकाल लेते कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 90,000, ये आ रहा है 37,500। ठीक, और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये हम लोग यहां पे डाल देंगे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 90,000 और डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 37,500। ठीक है, तो डिविडेंड एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त एड बैक होता है, और जो पे हो रहा है डिविडेंड वो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देते हैं एज आउटफ्लो। ठीक, तो साथ साथ कर रहे होगे आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। हमने 1,12,000 का 500 का क्रिएट किया, तो उसके लिए हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रखा है। तो यहां पे लिख देते हैं बाय P&L, ये है 1,12,500। राइट, तो टोटल आ गया 162,500। तो बैलेंसिंग फिगर मेरी इधर बच गई, कितनी बच रही है? 62,500। ये हो गया मेरा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक। ठीक है, तो ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं हम लोग साथ साथ। तो करेंट ईयर का जो प्रोविजन है वो यहां ऐड हो जाता है। सबसे ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का 1,12,500, और जो टैक्स पेड होता है वो लास्ट में माइनस हो जाता है यहां पे, लेस टैक्स पेड। ये हमने निकाल लिया 62,500। कौन सी लास्ट लाइन अंकित? लास्ट लाइन मतलब थोड़ा सा खुल के पूछा करो अंकित। हाँ, लास्ट लाइन रिपीट मतलब क्या? कौन सा पार्ट रिपीट करना ये बताओ, कौन सी एडजस्टमेंट रिपीट करनी है ये बताओ। लास्ट लाइन रिपीट बोलोगे तो मुझे नहीं समझ आएगा अंकित। कौन सी एडजस्टमेंट रिपीट करनी है ये बताओ अंकित। फिर वही बात, ए लास्ट मतलब इनकम टैक्स वाला पूछ रहे हो अंकित? इनकम टैक्स वाला पूछ रहे हो? हाँ ये पूछो ना। तो देखो भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स अंकित, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का दे रखा था, ये तो आप लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में बता दिया था। राइट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट का ऐसे ही बनता है हमारा, ओपनिंग क्लोजिंग यहां आ गया, और जो करेंट ईयर का प्रोविजन बनाया वो हमारा यहां आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर मेरी इधर बची, तो यहां पे हो गया मेरा ये बैलेंसिंग फिगर मेरा निकल के आ गया टैक्स पेड। ये मेरा निकल के आ गया टैक्स पेड। तो ये बैलेंसिंग फिगर 62,500 मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया टैक्स पेड। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट क्लास में करवाया था अंकित, आपने रिवाइज नहीं किया होगा, मुझे उम्मीद है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स हम करेंट ईयर में बनाते हैं वो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए एड बैक कर देते हैं, और जो टैक्स पे करा है करंट ईयर में वो बिल्कुल लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करते हैं। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का था, जो क्वेश्चन में दे रखा था, वो मैंने यहां ऐड बैक कर दिया, और जो टैक्स पेड मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला वो मैंने यहां पे माइनस कर दिया अंकित। ठीक है, अब समझ आ गया? बताओ
अब समझ आ गया? चलिए, तो देखो मैंने सारी चीजें डाल दी, सब कुछ डल गया। अब मेरी बस फाइनल कैलकुलेशन बच गई। तो अब ऊपर से हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। ऊपर से हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो इससे सबका टोटल कितना आ रहा है मैं टोटल देख लेता हूं, तब तक अंकित एक बार कंफर्म कर लेंगे कि उनको क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये आ रहा है 3,15,000। तो इससे मेरा निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, चलो अंकित कह रहे यस सर, ओके वेरी गुड। तो 7,25 प्लस 3,15, तो ये आ रहा है आंसर आपका 10,40,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया 10,40,000। उस पर हमने 50,000 के टोटल नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ऐड कर दिए। तो ये आ गया मेरा आंसर 10,90,000। क्या आ गया ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें मैंने इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स एंड इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को प्लस माइनस कर दिया। तो मेरा आंसर आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 11,90,000, 11,90,000। ठीक, तो फाइनली उसमें से हम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये माइनस किया तो बच गया मेरा आंसर 11,27,500, 11,27,500। ठीक, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। और अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है कितना? 3,00,000 माइनस 25 माइनस 50 माइनस 90 माइनस 37,500। तो ये आ रहा है आंसर 97,500। So this is my cash flow from financing activities. समझ आ गया? बताओ। तो बहुत ही प्यारा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा बहुत ही प्यारा सवाल था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56, लास्ट क्वेश्चन जो आपके टीएस गरेवाल बुक में है। अच्छा सवाल है काफी प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर ये सवाल हमने कर लिया, ये एक ऐसा सवाल है, अगर हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया तो आप ये कह सकते हो कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से हो गया है। ठीक है, तो काफी बेहतरीन सवाल है। हालांकि मैं बता देता हूं क्वेश्चन 56 अगर आप चेक करोगे तो काफी लंबा क्वेश्चन है, इसमें टोटल 8 एडजस्टमेंट्स काइंड ऑफ दे रखी है। तो आपके जो एग्जाम में सवाल आएगा, आपको पता है 6 नंबर का सवाल आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं 6 नंबर के सवाल में वैसे इन जनरल 2 ही ज्यादा से ज्यादा 2 एडजस्टमेंट, मैक्स टू मैक्स 3 एडजस्टमेंट आ जाती है, उससे ज्यादा नहीं आती। ठीक है, तो एग्जाम में इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा ऑल्दो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए काफी अच्छा सवाल है। क्योंकि यह सवाल अगर ऐसा है, आप अपने आप से बिना देखे अगर एक बार में सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे आज और फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए मेरे साथ साथ क्या कहता है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो पढ़ लेते हैं एक बार अपना। तो सबसे पहले उसने क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल दे रखी है, उसके लिए नोट नंबर 1 है। तो साथ साथ नोट नंबर 1 देखो। नोट नंबर 1 में है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे तो 2 लाख रुपए से बढ़ रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए से कम हो रही है। तो इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स हम साल में रिडीम कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलो और क्या दे रखा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस अगला आइटम, नोट नंबर 2। तो चेक कर लो नोट नंबर 2 में जाके क्या है।
तो एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो फिर वही कहानी है, 0 से 10,000 हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका मतलब जो मैंने शेयर्स इशू करे होंगे वो कहीं ना कहीं प्रीमियम पे इशू करे होंगे। तो टोटल मेरा 2 लाख रुपए यहां पे है और प्लस यहां पे 10,000 रुपए प्रीमियम मेरे को मिल रहा है। तो टोटल मेरे यानी कि 2,10,000 रुपए मिल रहे होंगे शेयर्स इशू करने पे। ठीक है जी। अच्छा, और क्या है? अगला आइटम है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में उसने यही 10% डिबेंचर्स बोल रखा है, तो मैं 10% हाईलाइट कर देता हूं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, और क्या है? ट्रेड पेबल्स है, तो ये भी डायरेक्टली यहीं से देख लोगे। चलो आगे अगला आइटम, एसेट पे आओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो डायरेक्ट वैल्यू है यहीं पे, कोई नोट वगैरह नहीं है। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ओहो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और इसमें 10% इन्वेस्टमेंट है, 10% इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा? ये इंटरेस्ट इनकम की कुछ इंफॉर्मेशन होगी, इंटरेस्ट इनकम की कोई इंफॉर्मेशन होगी, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, फिर आपको करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो ये आपका कैश इक्विवेलेंट हो गया। इन्वेंट्रीज दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखी है, तो डायरेक्टली यहां से देख लो। ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है, इसका नोट नंबर 3 है, इसका नोट नंबर 3 है, तो चेक कर लो क्या है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको दिखेगा कि सन्ड्री डेटर्स है मेरे, और इसमें से लेस करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करके ये आ रहा है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली ये फिगर्स देख सकते हो, डायरेक्टली ये वाली फिगर देख सकते हो, या तो आप अलग अलग से प्रोविजन और डेटर को अलग अलग से ट्रीट कर सकते हो। आप कैसे भी कर सकते हो, जो भी करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। और इसके अलावा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है नॉर्मल। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट में उसने प्रपोज डिविडेंड बोल रखा है, इक्विटी शेयर में बोल दिया उसने 0, ना ही पिछले साल कोई प्रपोज डिविडेंड था, ना ही करंट ईयर में कोई प्रपोज डिविडेंड है। तो प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर पे कुछ नहीं है, तो यहां पे आप मुक्त हो गए, फ्री हो गए। हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में उसने 10% बोल रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रपोज डिविडेंड दे बोल रखा है 10%। और वैसे 10% कहां से आया होगा? ये वाला 10% है, ये वाला 10% ही प्रपोज डिविडेंड है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को तो हम लोग फिक्स रेट पे डिविडेंड देते हैं। तो बस बोल रखा है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड प्रपोज कर रखा था पिछले साल भी और करंट ईयर भी। पिछले साल की इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन आपके लिए कोई भी रेलिवेंस नहीं रखती। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, आपको डिविडेंड में खाली प्रपोज डिविडेंड लेना है, वो भी प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, खाली प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का कोई भी डिविडेंड आपको नहीं लेना। अच्छा, फिर कहता है मशीन विद द बुक वैल्यू ऑफ 90,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। तो 90,000 की मशीन हमने 50,000 पे बेची, यानी 40,000 के नुकसान पे बेची, 40,000 के लॉस पे बेची। और इसका मतलब यह हो गया कि मुझको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000, तो ये सेम पॉइंट है, सेम वही अकाउंट से डील कर लेंगे इसको। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021, तो क्या डिबेंचर्स इशू हो रहे थे? यस, 2 लाख से बढ़ के 3 लाख हो रहे हैं, तो 1 लाख के डिबेंचर्स मेरे इशू हो रहे हैं। वो भी कौन सी डेट को? वो भी कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को इशू हो रहे हैं। इसका बताओ क्या करोगे आप? इस इंफॉर्मेशन से आप मुझे बताओ क्या करोगे? कौन बच्चा मुझे बताएगा इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है? 1 अप्रैल 2021 को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे? मुझे ये बता दो चलो कि ये जो हम 10% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे वो किस वैल्यू पे करेंगे, ओपनिंग पे कि क्लोजिंग पे? अगर मेरे नए डिबेंचर्स 1 अप्रैल को इशू हो रहे हैं तो मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे करूंगा? ओपनिंग बैलेंस पे करूंगा कि क्लोजिंग बैलेंस पे करूंगा? बताओ। कर दी, देखो नालायकों वाली बात, आशुतोष ने और अंशी ने कर दी नालायकों वाली बात। तो यही देखो दिक्कत हो जाती है, आप कॉन्सेप्चुअली सोचने की कोशिश नहीं करते, तब प्रॉब्लम होती है। खुद सोचो, एक बात बताओ,
जब सवाल कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को मैंने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए, यानी साल के पहले दिन पे ही हमने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख का, वो पहले दिन से ही 3 लाख हो गया होगा। तो पूरे साल का मुझे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे पूरे साल ही डिबेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जो बच्चा आंख बंद करके रटा रटायर ओपनिंग बैलेंस बोल रहे हैं, कि भाई जब सवाल बोल रहा है कि नए डिबेंचर्स हमने 1 अप्रैल को इशू कर दिए, पहले तारीख को इशू कर दिए, इसका मतलब जो मेरा 3 लाख का डिबेंचर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये वाला, ये मेरा साल का पहले दिन ही हो गया होगा 3 लाख का बैलेंस। तो इसका मतलब मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना 3 लाख पे। बताओ, मैं ये जो मैंने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू करे पहले दिन को, इनको भी तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगा। यस और नो? तो कृपया करके प्लीज रटा रटाया आंख बंद करके मत सोचा करिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा करिए एग्जाम में, नहीं तो ऐसे ही धोखा हो जाएगा आपके साथ। ठीक है? चलो जी, तो इसका मतलब ये आप 3 लाख रुपए पे निकालोगे क्लोजिंग बैलेंस पे। ठीक है, आओ जी आगे पढ़े। अगला, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेस्ड ऑन 31 मार्च 2022, साल के आखिरी दिन पे आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी। तो एक बार जरा चेक करो, इन्वेस्टमेंट मेरी परचेज हुई 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गया। अब प्लीज सोच के बताना, अब सोच के बताना अंशी और आशुतोष, आप थोड़ा तसल्ली से सोच के बताना कि अब बताओ, अगर सवाल कह रहा है कि मैंने नई इन्वेस्टमेंट आखिरी दिन पे खरीदी, लास्ट डेट पे खरीदी, तो जो 10% की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, ये मैं किस पे करूंगा? 2 लाख पे कि 1 लाख पे? ओपनिंग पे कि क्लोजिंग पे? आप सोच के बताओ। अगर कह रहा है सवाल की 1 लाख की जो नई इन्वेस्टमेंट है मैंने आखिरी दिन पे खरीदी, तो साल की जो मैं इंटरेस्ट की इनकम कैलकुलेट करूंगा, वो ओपनिंग बैलेंस पे करूंगा कि क्लोजिंग बैलेंस पे करूंगा? चलिए बताइए मुझे जल्दी से। तो बिल्कुल सही बोला, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, तो ये हम डाल देते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस पे होगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स पर रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2021। तो चलो, प्रेफरेंस शेयर्स हमने 31 दिसंबर को रिडीम करे, तो ये खाली आपकी इंफॉर्मेशन है, डिविडेंड की कैलकुलेशन कभी भी टाइम बेसिस पे नहीं होती, मैंने आपको बताया ही था, तो ये खाली जानकारी है आपके लिए। An interim dividend of 15% was paid on equity shares on 31 दिसंबर 2021। तो आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया 15% का, तो 15% की जो कैलकुलेशन है हम किस पे करेंगे? ये हम लोग ओपनिंग पे करेंगे। तो ये भी ओपनिंग पे होगा, तो मैं यहां पे आ जाता हूं, है ना। तो इंटरिम डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा ये भी ओपनिंग पे होगा, और जो प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, ये भी ओपनिंग पे होगा। ठीक है, चलिए और क्या बोल रखा है, फ्रेश इक्विटी शेयर्स पर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो, ये तो सवाल में देख के पता ही लग रहा था कि यहां पे 5% के प्रीमियम पे इशू हो रहा है मेरे जो इक्विटी शेयर्स है। तो ये हमें यहां देख के भी पता लग रहा था कि यार देखो, 2 लाख का अगर 5% निकालोगे तो ये 10,000 ही आएगा। तो यही इंफॉर्मेशन उसने नीचे भी लिख के दे दी। चलो चलिए जी, कर लेते हैं इसको, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे हम। आओ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना लेते हैं इस सवाल का। चलिए, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट पे आ जाते हैं, तो 2 पेज की लगभग जगह छोड़ सकते हो आप और वर्किंग नोट पे आ सकते हो। जो भी हमें वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले हमें वर्किंग करनी है किसकी? हमें अपना अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। तो आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक, तो आओ ये बना के छुट्टी करते हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए,
तो यहां आ गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 6 लाख। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 7 लाख। ठीक है जी। और सवाल ने क्या बोला था? सवाल ने बोला था आपका कि हमने मशीन 90,000 की मशीन 50,000 पे बेची, तो बाय बैंक 50,000। और लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया मेरा बाय पीएनएल। 90,000 की मशीन अगर मैं 50,000 में बेच रहा हूं तो ये हो गया लॉस 40,000 का। ठीक है जी। और इसके अलावा सवाल ने यह भी बोला है कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, राइट। तो सब कुछ डाल दोगे तो बैलेंसिंग फिगर इधर बच के आएगा। तो ये मैं देख लेता हूं कितना आ रहा है। टोटल आ रहा है 1, 1.5, 8.5, टोटल आ गया 8,50,000। तो इसमें से अगर 6 लाख माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.5 लाख। तो ये क्या हो गया? 2.5 लाख। ये हो गई मेरी परचेज टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। तो करते रहना साथ साथ, ठीक है, करते रहना। मैं टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो क्योंकि अब टाइम है नहीं, 10 मिनट में हमें सवाल निपटाना है ये वाला। तो आप लोग प्लीज साथ साथ करते हुए चलना। चलो आओ जी। तो अपने अपने मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। मेरे ख्याल से और तो कोई खाता बनाने की जरूरत है नहीं। तो अब अपने मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। आओ। तो सबसे पहले ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग लेते हैं पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब सरप्लस का डिफरेंस। तो 4 लाख क्लोजिंग बैलेंस है और 2 लाख ओपनिंग बैलेंस है, तो मेरा प्रॉफिट आ गया निकल के 2 लाख का। ठीक है। इसमें एप्रोप्रिएशंस ऐड कर देते हैं। तो एप्रोप्रिएशंस के नाम पे एक तो प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स है और दूसरा इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो 2 डिविडेंड है। तो प्रपोज डिविडेंड निकाल लो। सबसे पहले 10% ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख का 10%, तो ये आ गया 30,000। और इंटरिम डिविडेंड निकाल लो। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख ही है इसका भी, इक्विटी शेयर्स का। तो 3 लाख का 15%, तो ये कितना आ गया? 45,000। ठीक। तो ये आ गया आंसर कितना? 2,75,000। 2,75,000। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। टैक्स वैक्स की तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो वो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं क्या? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फटाफट फटाफट ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन ऐड कर दो। तो डिप्रिसिएशन हो गई 60,000 की। लॉस ऑन सेल ऐड कर दो। लॉस निकाला था हमने सेल पे, ये कितना आया था? 40,000 का। ठीक। और है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और हमने क्या बोला? हमें इंटरेस्ट जो निकालना है डिबेंचर्स पे वो क्लोजिंग बैलेंस में निकालना है। तो 3 लाख का 10%, तो ये आ गया 32,000। 30,000। ठीक है जी। चलो, तो इसका टोटल आ रहा है कितना? 1,30,000। 1,30,000। तो इसको ऐड कर दो। तो ये ऐड, अच्छा नहीं, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी तो है आपकी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है? इंटरेस्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये हमने क्या बोला? ये हमें क्लोजिंग बैलेंस में निकालना है। तो 1 लाख, सॉरी क्लोजिंग नहीं, ये हमें निकालना है ओपनिंग बैलेंस पे। तो 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, तो 10% 1 लाख का, तो ये हो गया 10,000। 10,000।
बस अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा था, 3 लाख, 4 लाख 5 में से 10 गए तो ये शायद आ रहा होगा 3,95,000, 3,95,000, राइट। चलो ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करना होता है क्या, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। चलो जी फटाफट से देखते हुए चलते हैं, फटाफट से देखते हुए चलते हैं। तो एक तो आपका ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां लिख देते हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितने से इंक्रीज हो रही है, 80,000 से, 80,000 से मेरे ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर और करेंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, करेंट एसेट पे आ गया मैं, इन्वेंट्रीज भी मेरी इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज में आ जाएगा, यहां पे लेस पे आ जाएगा, मतलब इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। तो ये कितने से बढ़ रही है, 1 लाख से, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे बढ़ रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो कितने से बढ़ रहे हैं ये, 90,000 से, नहीं सॉरी 90,000 से नहीं बढ़ रहे, एक चेक कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे, हाँ 90,000 से बढ़ रहे। तो वही मैं कह रहा था, आप यहां पे नेट भी ले सकते हो और आप अलग अलग से भी ले सकते हो। तो अगर आप अलग अलग से लोगे तो आप अपने नोट्स में चेक करना, नोट्स में चेक करोगे तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख से बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी लेस करेंगे ना, यहां पे आएगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अगर आप यहां देखोगे मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स 3 लाख हो गए बढ़ के 2 लाख से, तो वैसे मेरे 1 लाख से बढ़ रहे हैं ग्रॉस में, लेकिन प्रोविजन भी मेरा 10,000 से बढ़ रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी, तो ये आ जाएगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, ठीक है। तो इसका टोटल आ गया 90,000, इसका टोटल आ गया 2 लाख, ठीक है। तो इससे मेरा निकल के आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये कितना आ रहा होगा, ये हो गया 485 में से 2 गए, 2,85,000, 2,85,000, ठीक है। और इसमें से लेस कर देते हैं टैक्स पेड, जो कि इस सवाल में है नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 2,85,000। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका। बी में हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या है, एक है आपका सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 50,000 की हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल करी। परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये हमने निकाला था 2.5 लाख, तो ये आउटफ्लो हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट खरीदी हमने, तो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ रही थी ना 1 लाख रुपए से, तो ये मैंने परचेस करी होगी। और मुझे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, तो ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, ये मेरा एक इनफ्लो हो गया 10,000, ठीक है। तो 2 माइनस 3, तो ये आ गया 2,90,000, नेगेटिव में आ रहा है 2,90,000, तो ये हो गया
कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बी, ठीक है। सी में आ गए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक तो इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स हुए, इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम इंक्लूड करके कितना रुपया हमें मिला था, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 2 लाख के शेयर्स इशू हो रहे थे और प्रीमियम 10,000 का था, तो 2,10,000, ठीक है। फिर रिडेम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स हमने 1 लाख रुपए के रिडीम करे। फिर डिबेंचर्स इशू हुए, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स मेरे 1 लाख रुपए के इशू हुए, तो ये इनफ्लो हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे हमने इंटरेस्ट पे किया, कितने रुपए का पे किया था, 30,000 का। बेसिकली जो ऊपर हमने ऐड किया इंटरेस्ट वो यहां पे माइनस कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर्स पे, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो ये हमने पे किया 45,000 का, ठीक है। तो वही डिविडेंड जो ऊपर ऐड किया था हमने उसको ही माइनस कर रहे हैं। और लास्ट आपका प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स प्रीवियस ईयर का जो हमने पे करा, तो ये कितना पे किया, ये हमने 30,000 का हमने डिविडेंड पे किया। तो बस इसका आंसर निकाल लोगे तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, ठीक है। तो ये आ रहा होगा 1,05,000, 1,05,000। तो अब आ गया आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी। 1,05,000 यहां है, 2,90,000 यहां पे है, 2,85,000 यहां पे है, तो ये कितना आ रहा है, मैं देख ही लेता हूं, ये आ रहा है 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए आ रहा है शायद। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसमें वही है करेंट इन्वेस्टमेंट ऐड करना, तो 50 + 20, तो यह 70,000। इसमें ऐड कर दोगे तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 1,70,000। और ये आप अपने ब्रेकअप से चेक कर सकते हो सवाल से, 90 + 80, खत्म। ठीक है, तो आज आपको ये वाला सवाल अपने आप से बिना देखे करना ही करना है। ठीक है, अभी तो आपने कॉपी कर लिया होगा मेरे साथ साथ, तो अब आपको एक बार अपने आप से करके देखना है कि क्या आप इसे अपने आप से कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो।